है ये sp3 की सबसे ज्यादा कम होती है केमिकल शिफ्ट के टर्म में, ठीक है, मतलब ये शील्डेड रीजन में आते हैं। उसके बाद sp और उसके बाद sp2 होता है। इसी तरीके के आपने दो क्वेश्चंस देखे आज, ठीक है, जिन दोनों के क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू था वो sp3, sp2 और sp तीनों प्रेजेंट थे। तो इसीलिए इसमें भी वही है ना, कि ये जो डायरेक्टली देखिए आप एक आपका डायरेक्ट O से अटैच्ड है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा शील्ड हो जाती है 2.5 लगभग जुड़ जाता है इसमें। तो आपको अगर मैं ये तीन x y z की बात करूं तो आपने x की वैल्यू देखी कि x की वैल्यू लगभग 3.4 के लगभग आएगी। जो y की वैल्यू है और z की वैल्यू है, इन दोनों में जो आपका sp3 से थोड़े से दूर है आपका, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी शील्डेड रीजन में आ जाएगी। और इसकी आपकी जो z है वो डायरेक्ट आपका कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी आएगी x की, फिर आएगी y की और फिर आएगी आपकी z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, आधा दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? When placed in an external magnetic field, the number of possible spin energy state it can occupy is, ठीक है। तो इसमें I की वैल्यू दी है, सीधे सीधे आपको नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन स्टेट्स पता करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा। यस मैम। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड है। किस फॉर्मूले पे बेस्ड है? 2i plus 1 2i plus 1 2i plus 1 और I की वैल्यू आपकी 3.2 दी हुई है। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन के लिए I की वैल्यू प्रोटॉन i की वैल्यू हाफ, हाफ, हाँ हाफ 1/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, तीन कंपाउंड आपका दिया हुआ है। इस तीन कंपाउंड में पहले, दूसरे, तीसरे कंपाउंड में स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इन तीनों में ही जो हाइड्रोकार्बन है इनसे तीन ग्रुप में उस एनएमआर पीक जो है वो तीन ग्रुप में किसमें आ रही है। तो क्योंकि ये फर्स्ट वाला देखिए इसमें ओपन करके वो समझा रहे थे तो वो वाला प्रिंट स्क्रीन मेरा आ गया है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसमें तीन तरीके के प्रोटॉन्स है ना। सेकंड वाले में भी तीन तरह के हैं? नहीं, सेकेंड वाले में भी तीन तरीके के हैं, ओके, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं, लेकिन प्रोटॉन तीन तरह के हैं। और क्या मैं बोल रही थी कि पहला वाला, अगर एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें रेशियो बताना है। जो सेकेंड वाला है ये तीन प्रोटॉन तो होंगे, लेकिन उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:2:2 का नहीं होगा। करके देखिए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके देखिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है शिवानी? ये जैम का क्वेश्चन है। यस मैम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना शामवी? नो मैम, नहीं समझ में क्वेश्चन आया। बोल रहा है बेटा कि इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन। अक्षत आपको समझ में आया? यस मैम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बताएंगे तो आपके तीन प्रोटॉन्स इधर, तीन प्रोटॉन्स इधर होंगे, दो प्रोटॉन इधर, दो प्रोटॉन इधर, जैसा इसमें बना के दिखाया गया है। तो उससे क्या है, आपका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 6 4 4, किनारे किनारे 6 प्रोटॉन, एक तरीके के प्रोटॉन, 4 एक तरीके के प्रोटॉन और 4 एक तरीके के प्रोटॉन। तो जो उसका सिंपल रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:2। जबकि आपका जो सेकंड वाला होगा उसमें कितने तरीके के प्रोटॉन होंगे? 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 6:4:2 इधर होगा, 2 मैम इधर होगा। 6:4:2। हाँ 6:4:2 होगा।
इसका सिंपल रेशियो नंबर क्या हो जाएगा 3:2:1। शामी बेटा समझ में आया है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? यस मैम, यस मैम, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को निकाल के उनका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, कितने Yes, ma'am. तरीके के हैं, उनका रेशियो कितना आ रहा है। थर्ड वाले में आप जब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इंटीग्रेशन रेशियो? 6:4:4। ठीक है रविकांत, और किसी ने निकाला? थर्ड वाले में निकालिए कितना आ रहा है। देखिए थर्ड वाले में भी 3 6:4:4। हाँ 3 है, 3 यहाँ पे है, 2 और 2 ये एक जैसे यहाँ पे हैं, और 2 और 2 एक जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं सिमेट्री की वजह से, ये मॉलिक्यूल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रख रहा है, तो ये आपके 6 प्रोटॉन ये वाले हो गए, ये वाले और ये वाले प्रोटॉन टोटल कितने हो गए 4, और ये जो प्रोटॉन है आपके, ये 4 प्रोटॉन एक जैसे होंगे सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो इसका भी रेशियो आपका मैम इस क्वेश्चन का आंसर यानी 2 आना चाहिए। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, सिर्फ ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। आपके जैम में मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 10 क्वेश्चन रहते 10 को क्या बोल रहे हैं बेटा? 10 क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल। हाँ बोल रहे हैं मैम 10 क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल। हाँ, तो इसलिए इसका जो 30 to आंसर है वो 40। आपका पहला, फर्स्ट और थर्ड होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है बेटा, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, टाइम कम है, हम लोग सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट 5-7 मिनट हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग कल से IR स्टार्ट करेंगे। बीच में अगर लगेगा है ना 10 मिनट में थोड़ा सा इस पे देख बताना चाहती हूँ आपको 2D NMR की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा 2D NMR के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2D NMR की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए लिमिटेशन क्या है 1D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसके साथ में मैं ये बता दूं कि NMR का जितना आप लोग देखना चाहें क्वेश्चंस देखिए, है ना। आज जितने मैंने आपको आंसर्स के साथ में भी भेजा है, बहुत से क्वेश्चंस भेज दिए हैं, बहुत से क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वैल्यूज लगाइए। तो मुझे जहां तक लगता है कि क्वेश्चंस NMR के आपको प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो जरूर मुझसे शेयर करें, मुझे नहीं आएगा, मैं उसको डिस्कस करके अपने फ्रेंड से फिर से आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2D NMR जो हम करते हैं वो 2D NMR है क्या, और इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम 2D NMR पढ़ें। तो 1D NMR का लिमिटेशन क्या है? 1D NMR का लिमिटेशन है कि हमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम दो डिफरेंट जो केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन आ रहे हैं तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं ये हम बता पाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जिनका लेक्चर से मैंने ये सारे स्लाइड्स आपको से पढ़ा रही हूँ, इनकी डेथ अभी अभी रिसेंटली हुई है। इनका नाम HS अरेट्रा है, ये IISc बेंगलोर के प्रोफेसर थे, और इनका सुनने में आ रहा है कि कोरोना की ही वजह से डेथ हुई है। तो काफी अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप लोग इनका लेक्चर्स एज इट इज भी देख सकते हो, है ना। मैंने उन्हीं के लेक्चर्स से, इनकी स्लाइड्स अच्छी थी तो उनसे ही स्लाइड्स ली है। तो जो लिमिटेशंस हैं आपके 1D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये मैम उनका एक बार लिंक सेंड कर दीजिएगा मैम। ठीक है। अब उनके बहुत, आप नाम डालोगे HS अरेट्रा तो आपको बहुत ढेर सारे NMR के आ जाएंगे, IISc बेंगलोर डालोगे वैसे मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ये जो मैंने जैसे बताया कि जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है 1D NMR में पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, आप इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए कोई इथाइल ग्रुप है, CH2CH3 ग्रुप है ना। जैसे आप छोटा मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें आपने देखा कि आप कपलिंग कांस्टेंट से पता कर सकते हो कि CH2CH3 की वजह से टूटा है और CH3CH2 की वजह से टूटा है, ये आप पता कर सकते हो कि कौन सा CH2CH3 की वजह से लगा हुआ है। लेकिन मान लीजिए एक से ज्यादा CH2CH3, एक से ज्यादा इथाइल ग्रुप आपके लगे हुए हो, तब क्या है ना, तब ये कि आपको उस केस में ये जानना डिफिकल्ट हो जाता है 1D NMR से
कि आपका कौन सा कार्बन किस वाले प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये आप लोग से कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, आप जनरली जो भी एनालिसिस करते हो जरूरी तो नहीं है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ही करो, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स की भी करनी होती है आपको। अभी आप जब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, उसमें बहुत से अननोन मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें से कि आपकी हो सकता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो। ठीक है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें आपके इधर भी हो और इधर भी कोई चेन जा रही हो और इधर भी आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा इथाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्वाड्रेट जो है वो किसकी वजह से है और आपका ट्रिपलेट किसकी वजह से है, लेकिन कौन सा किसकी वजह से ये नहीं पता चलेगा। मतलब अगर ये इन दो इथाइल ग्रुप की बात करें तो आपको दो ट्रिपलेट मिलेंगे और दो क्वाड्रेट मिलेगा, लेकिन कौन सा किसकी वजह से ये नहीं ये आपको पता नहीं चल पाएगा। आपको बहुत ज्यादा जे कपलिंग अगर अलग अलग नहीं है, जे कपलिंग भी सेम है, तो आपको मुश्किल होगी बताने में। तो इसके लिए आपको 2D NMR कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, ये जो ओवरलैप हो जाती है पीक्स, ये हमारे स्पेक्ट्रा को डिफिकल्ट कर देती है। बहुत ढेर सारी पीक्स होती हैं जो कि ओवरलैप करती हैं। इसका हम एग्जांपल आगे भी देखेंगे कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। तीसरा है आपका कि मल्टीपल क्वांटम इसका कोहेरेंस एक वर्ड होता है, मल्टीपल क्वांटम कोहेरेंस। हम लोग ने कोहेरेंस की बात की थी थोड़ी सी जब हम रिलैक्सेशन पढ़ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीपल क्वांटम कोहेरेंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये थोड़ा ज्यादा जब आप रिसर्च PhD करते हो और उसमें स्पेसिफिकली NMR में करते हो तो ये आपका यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो केवल हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे, एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए ये दो स्पेक्ट्र, एक कंपाउंड है आपका, ये कौन सा कंपाउंड है आपका, दिख रहा है कंपाउंड? एक मिनट, कुछ स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें कितने पीक आएंगे? ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसमें कितने पीक आएंगे? 2 पीक आएंगे मैम। तीन तरह के पीक आएंगे। मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा? जी मैम। तीन पीक आएंगे मैम। 3 तरह के मैम पीक आएंगे। 3 पीक आएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला 2 पीक आएंगे और कुछ बच्चों ने बोला 3 पीक आएंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं कि एक मैम CH3 अलग होगा ये तो, एक ऑक्सीजन, 3 टोटल आ जाएगा इसका। हाँ, तो 3 प्रोटॉन वो किसके किसके आ रहे हैं आपके? एक जो ये जो CH3 है वो एक पीक दे रहा है, एक होगा जी मैम, एक एक जो ही ये बोला। CH2 है वो एक पीक दे रहा है, और ये जो CH3 है जो जी CO के बगल में लगा है वो एक पीक दे रहा है। सिंगलेट। जी तो ये जो 3 दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपको देखिए प्रोटॉन और कार्बन 13 अलग अलग लिया गया है। जब प्रोटॉन लिया गया तो आपको 3 पीक दिखा, उस 3 पीक में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक आपका सिंगलेट आएगा। कौन सा सिंगलेट आएगा आपको पता है? CO के बगल में जो CH3 है वो CH3 आपका और इफाइड जी सिंगलेट आएगा, और जो आपका CH है, CH लगा हुआ है CH3 के बगल में, वो आपका सेप्टेट आएगा, है ना? सेप्टेट और और जो CH3 CH3 है CH3 दोनों आपके, डबलेट। ये आपके डबलेट आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डबलेट आएंगे, क्या आप ये बता सकते हो कि किस कार्बन का कौन सा प्रोटॉन है? आपके सामने कार्बन 13 NMR भी खुला हुआ है, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि 0 से 50 के बीच में CH3 और CH2 आते हैं। उसके बाद अगर
CO के लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली 200 से ज्यादा वाला तो वो CO वाला कार्बन है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। फिर CH3 वाला आएगा, फिर CH वाला आएगा। तो ये जो आपके 0 से 50 के बीच में तीनों प्रोटॉन आ रहे हैं, तो कौन सा कार्बन पे कौन से प्रोटॉन है ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए हम कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है बताना कि A, B, C जो 3 तरीके के प्रोटॉन है, वो 3 तरीके के प्रोटॉन वो अलग अलग जब हम देख रहे हैं तो हमारे कार्बन 13 से वो मैच करने में डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर 3 पीक आपके प्रोटॉन में है और 4 पीक आपके कार्बन 13 में है, तो हम एक सिंपल रेशियो देके मल्टीप्लाई करें, जो आप जनरली प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, तो उसमें आपके कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? 3 प्रोटॉन्स के 4 कार्बन में 12 बन सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जो हमारा CO वाला कार्बन है उस पर कोई प्रोटॉन नहीं, क्योंकि हमको पता है, तो हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो मतलब कि टोटल कॉम्बिनेशंस 12 हो सकते हैं उस किस कार्बन पे कौन सा प्रोटॉन लगा, लेकिन हम 3 प्रोबेबिलिटी 3 कॉम्बिनेशंस ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि CO के साथ में आपका जो 200 से अबव आ रहा है वो आपका कार्बोनिल का कार्बन है और उसमें कोई भी प्रोटॉन नहीं लगे होंगे। इसके बाद जो 9 कॉम्बिनेशंस आपके बने, वो 9 कॉम्बिनेशंस में कौन सा कार्बन कौन से प्रोटॉन के साथ में कोरिलेट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द पीक पोजीशन कपलिंग हम ये बता सकते हैं कि कौन सा है, जैसे जो सेप्टेट है और जो CH की जो डबलेट होगी, इन दोनों का जो कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो J वैल्यू आएगी, वो सेम आएगी, है ना। ये आप पहले ही देखे हो कि जो जिसको तोड़ता है उसकी जो J वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो यहाँ पे जो CH प्रोटॉन्स है और जो CH3 दोनों प्रोटॉन्स है, उनकी जो बीच में जो J वैल्यू है वो सेम आएगी, है ना। लेकिन डायरेक्ट आपका कौन सा किस पे होगा वो आपका बताना मुश्किल है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन 3 तरीके के हैं जिनकी वैल्यू 2.5, 2 और इस पे आ रही है। कार्बन भी आपके 3 तरीके के हैं, तो जिससे कि आपको डिफिकल्ट हो रहा है बताना कि कौन सा किसकी वजह से आएगा। जिसके लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि 2D NMR ले लीजिए। उस 2D NMR में क्या करिए कि जो आपकी वैल्यू है ना, उसमें आप एक तरफ प्रोटॉन NMR को रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमको प्रोटॉन NMR और कार्बन 13 NMR दोनों पता है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ प्रोटॉन NMR रख देंगे और एक तरफ आपको कार्बन 13 NMR रख देंगे, तो जिसके लिए आपको जो वैल्यूज आएंगी वो आराम से आप समझ जाओगे कि किसकी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये एक कोरिलेशन आपका 2D NMR दिया हुआ है। वो ये जो 2D NMR दिया है, ये 2D NMR क्यों है? क्योंकि एक तरफ इसमें कार्बन 13 NMR है और एक एक्सिस पे इसमें प्रोटॉन NMR है। तो जो ABC प्रोटॉन जिस तरीके के हैं, जिसकी वजह से जिस पे है कार्बन XYZ पे, वहां पे आपका एक कोऑर्डिनेट करके वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे, यहाँ पे आपको जैसे CZ लिख दिया है, BY लिख दिया है, मतलब Y पे आपके B प्रोटॉन्स हैं, Z पे आपके C प्रोटॉन्स हैं और X पे आपके A प्रोटॉन्स हैं। ये जो दिया हुआ है ये आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। तो इसलिए 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो कोरिलेशन है दो केमिकल शिफ्ट की, कौन से प्रोटॉन्स आपके कपल है किस प्रोटॉन से, ये भी आपको 1D से नहीं पता चल पाता है। जैसे आपको ये भी नहीं पता चला कि किस कार्बन पे कौन सा प्रोटॉन लगा है, वैसे ही कौन सा प्रोटॉन कौन से प्रोटॉन से कपल कर रहा है, उसके लिए भी हम 2D NMR यूज करते हैं। ये जो 2D NMR आप यूज कर रहे हो, इस 2D NMR में बस अंतर ये है, जैसे उसमें कार्बन 13 और प्रोटॉन NMR को कोरिलेट किया था, इस वाले NMR में आपको 2D NMR में आपको 1D और 1D NMR को कोरिलेट कर दिया है। तो एक एक्सिस पे भी 1H है और दूसरे एक्सिस पे भी 1H है, तो ये आपका 2D NMR है। तो इस 2D NMR क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर है, तो इसलिए इसको होमोन्यूक्लियाइड स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 2D आपने अभी अभी देखा, इसके पहले उसमें कार्बन 13 और प्रोटॉन को कर दिया था कोरिलेट, तो इसलिए वो जो स्पेक्ट्रा था वो आपका हेटेरोन्यूक्लियर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे आपका क्योंकि बी कपल्ड नहीं हो रहा है किसी भी प्रोटॉन से, तो इसलिए स्पेक्ट्रम में है ही नहीं। तो क्योंकि आपका ये 1H प्रोटॉन का कोरिलेशन
स्पेक्ट्रम है तो आपको वही प्रोटॉन दिखेंगे जो दूसरे प्रोटॉन से कपल कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि सी प्रोटॉन्स ए प्रोटॉन से कपल कर रहे हैं? हाँ, ये आपको जब जे वैल्यू आप देखोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि सी प्रोटॉन्स ए प्रोटॉन से कपल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मैंने बहुत छोटा मॉलिक्यूल लिया है बेटा, इसलिए आपको बहुत इजीली समझ में आ जा रहा है और जे वैल्यू से आप बता सकते हो कि सी प्रोटॉन्स ए प्रोटॉन्स को तोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं। लेकिन जब इतने बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, जहां पे प्रोटीन की बात करें, इथेनॉल बहुत छोटा है, स्पेक्ट्रा आपका प्रोटॉन स्पेक्ट्रा देखिए कैसा दिख रहा है, इजी सा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर हम वही प्रोटॉन एनएमआर प्रोटीन की बात करें, इतना लार्ज स्ट्रक्चर है, तो उसका ओवरलैपिंग सिग्नल्स देखिए कितने आए। तो इस ओवरलैपिंग सिग्नल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम डायरेक्टरी में अनिल कुमार कोई नाम देख रहे हैं, तो अगर हम अनिल डालते हैं तो भी हमको बहुत ढेर सारे मिलेंगे। अगर हम कुमार, ये जो फिगर देखिए मैंने इसलिए इनकी एक फोटो ले ली है, ये स्क्रीनशॉट में मैंने इनके साथ में ही ले ली है। ये है आपके एच.एस. अरेप्रा, जिनके मैं स्लाइड से बता रही हूँ और यही एक्सपायर किए हैं काफी अच्छे से। ये एनएमआर डिपार्टमेंट में ही थे, तो इसलिए इनका नॉलेज भी काफी अच्छा है, इनके स्लाइड्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप लोग चाहें तो प्रोटॉन एनएमआर कार्बन 13 सब इनका देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो रिजॉल्विंग ओवरलैप है उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए खाली आप लोग अन्य डायरेक्टरी में डालें तो बहुत ढेर सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कुमार डालें तो बहुत ढेर सारे। तो ये ओवरलैपिंग जो आ रही है उसको इजी करने के लिए हम कोरिलेशन एक चार्ट बना दें। उस कोरिलेशन चार्ट में हम जितना अनिल से आपका आया है सर्च और जितना आपका कुमार सरनेम से सर्च आया है उसको मर्ज कर दें। तो जब आप इसको इस चार्ट में देखेंगे कि आप केवल जो अनिल और कुमार नाम का होगा वो आपका एक पीक टाइप का आ जाएगा। तो ये आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोरिलेट किया जा रहा है, दो चीजों को एक साथ मर्ज की जा रही है कि आप अकेले अकेले जो चीज अगर सिग्नल से आप देख पा रहे थे, उस अकेले सिग्नल से अगर आप वैल्यू नहीं डिटेक्ट कर पाए तो आप क्या करेंगे, आप उसको दो सिग्नल की मदद से वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि सिर्फ आपका जो कोरिलेशन या 2D एनएमआर है, ये एक कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो कि दो एक्स और वाई एक्सिस पे आपको हेटेरोन्यूक्लियर या होमोन्यूक्लियर कपलिंग। एक आपका टर्म है न्यूक्लियर ओवरहॉल इफेक्ट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो गया है। हम IR-NMR कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा एनओई के बारे में थोड़ा सा बस देख लेंगे 5 मिनट की एनओई होती क्या।